गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न क्रमांक 3 है पूरक पठन, इस पर जानकारी हासिल करेंगे। पूरक पठन वैसे तो आपको 8 नंबर के लिए आता है। 4 नंबर का एक पैराग्राफ होता है और 4 नंबर की कविता का पैराग्राफ होता है। अगर आपने अपनी किताब की अनुक्रमणिका को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि पूरक पठन हर एक मतलब जो भी लेसन या जो भी कविता पूरक पठन की होती है वो ब्रैकेट में दिखाई हुई होती है, तो आपको उससे समझ में आ जाता है कि ये पाठ या ये कविता पूरक पठन की है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आपको पहली इकाई में पूरक पठन की 2 पाठ और एक कविता है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी इकाई में भी एक कविता और 2 लेसन है। जैसे अनुक्रमणिका का मैंने आपको पिक शेयर किया है, अभी आप देख रहे होंगे उसमें कि पहली इकाई में जो दूसरा पाठ है डिनर, 5वां पाठ भाषा का प्रश्न और 12वां जो कविता है गजलें, ये पूरक पठन के लिए है। तो ये पूरक पठन का मतलब एक बार मैंने आप लोगों को शायद अगर मेरा लेक्चर सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि पूरक पठन का मतलब होता है कि बच्चे अपने बुद्धि और बल का प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार उस प्रश्न को समझ करके अपनी तार्किक क्षमता का उपयोग करके उसका उत्तर लिखेंगे। हालांकि पैराग्राफ में उसके उत्तर दिए हुए होते हैं, सारे उत्तर आपको उसमें से ही मिल जाएंगे, लेकिन पूरक पठन एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप सेम जैसे पैराग्राफ में दिया है आपको वैसे का वैसे उत्तर लिखना है, आप थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर कर सकते हो। कभी कभी पूरक पठन में भी स्वमत के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी होता है कि कुछ कविताएं या कुछ पैराग्राफ ऐसे आ जाते हैं कि उसके अंदर स्वमत वाले प्रश्न बनते हैं 2 नंबर के लिए। तो इसके अंदर भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिसके अंदर आपको अपने विचार लिखने होंगे। तो उस समय आपको उस प्रश्न के उत्तर में अपने विचारों का उपयोग करना है, जो भी आपको समझ में आता है। लेकिन इसका पूरक पठन में जो अपने विचार आप लिखते हो, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ऊपर जो पैराग्राफ दिया है, उसी पैराग्राफ को सोच समझ करके आपको थोड़ा शब्दों का हेर-फेर करके आपको अपने विचार लिखने हैं। बाकी प्रश्न क्रमांक 1 और 1 की तरह नहीं कि पूरी तरह से आपको अपने विचार ही लिखने हैं उसके अंदर। पूरक पठन में जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उस पैराग्राफ से आप बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे लाइनें आप ले सकते हो, अपने स्वमत या अपने विचार लिखने के लिए। तो पहली इकाई में मैंने आपको बताया कि दूसरा पार्ट डिनर, 5वां भाषा का प्रश्न और 12वां जो कविता है गज़लें, ये तीनों जो है वो पूरक पठन के अंतर्गत आती है। इसी तरह से बच्चों दूसरी इकाई में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि दूसरी इकाई में भी 3 ऐसे ही जैसे पहली इकाई में दिया है, दूसरी इकाई में भी 3 चीज़ें हैं, 2 पाठ हैं और 1 कविता है। जैसा कि चौथा जो कविता है बटोहिया और 8वां लेसन जो है बातचीत और 11वां जो है दुःख, ये 3। तो पहली इकाई में 3 और दूसरी इकाई में 3, जिसके अंदर आपने देखा कि पहली इकाई में 2 गद्य हैं और 1 पद्य है। सेम ऐसे ही दूसरी इकाई में 2 गद्य और 1 पद्य है। तो जब पैराग्राफ आपको आता है, यानी आपको 4-4 नंबर का पूरक पठन 8 नंबर के लिए होता है, तो जो 8 नंबर को बाइफरकेट किया जाता है, तो 4 नंबर के लिए गद्य विभाग में से एक पैराग्राफ आता है, यानी ये जो 4 पूरक पठन के पाठ हैं, इसमें से आपको 1 पैराग्राफ आएगा और ये जो 2 कविताएँ हैं, इन दोनों कविताओं में से 1 पैराग्राफ आएगा। यानी आपको ये 8 नंबर लेना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि मुझे कितना पढ़ना है। आपको ये मालूम है कि मैं ये 6 2 कविताएँ और 4 पाठ पढ़ लूँगा, तो मुझे 8 नंबर मिल जाने हैं। अच्छी तरह से अगर आप इसकी तैयारी कर लो तो 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएँगे। और पूरक पठन इतना सरल होता है कि पैराग्राफ से जोड़ करके उसके उत्तर को लिखना बहुत ही आसान होता है। आपको सब सीक्वेंस में उत्तर मिलेंगे, आपको कहीं ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे प्रश्न पूछे होंगे सेम वैसे ही उत्तर होगा सामने-सामने, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं होगा। लेकिन आप उसके अंदर थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शब्दों का हेर-फेर कर सकते हो, उसमें आपके नंबर नहीं जाएँगे। तो इस तरह से आपकी अनुक्रमणिका को मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आपको पार्ट बाइफरकेट किया, तो पहली इकाई, दूसरी इकाई से। अब जब कभी पेपर आपका आता है बोर्ड की परीक्षा में, जब बोर्ड की परीक्षा में आपका पेपर आएगा बच्चों, तो हमेशा पहली इकाई से अगर उन्होंने पाठ दिया है, तो दूसरी इकाई से वो कविता देंगे। तो 2 कविता है, दोनों में से अगर पहली इकाई से उन्होंने कोई लेसन दिया है, दूसरी इकाई से वो समझो अगर पहली इकाई में डिनर से उन्होंने कोई पैराग्राफ दे दिया है, तो वो कविता किसमें से देंगे? बटोहिया में से देंगे। तो आप एकदम अच्छी तरह से ये चारों पाठ और दोनों कविताएँ तैयार कर लोगे, तो 8 नंबर आपके झोली में आ जाएँगे। 8 नंबर यानी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से
बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। मैं तो कहती हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में एक नंबर भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपको एक-एक नंबर लेना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी प्रश्न के उत्तर को आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं जिसको आपको छोड़ दोगे, आपको नहीं करना। आपको कोशिश करनी है कि आप हर एक प्रश्न को टच करो और हर एक प्रश्नों के उत्तर को सही लिखो। जो प्रश्न आपको नहीं भी आता है, उसे भी आप करने की कोशिश करो। जो कुछ आपके टीचरों ने पढ़ाया है, जो कुछ आपको समझ में आया है, उसके हिसाब से आप उस प्रश्न की तैयारी करो। लेकिन छोड़ कर नहीं आना है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का नियम है बच्चों, अगर आपके टीचर ने बताया होगा आपको कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर एक प्रश्न छोड़ते हो, तो एक प्रश्न छोड़ने का मतलब होता है कि आपके फेल होने के चांसेस 5% बढ़ जाते हैं। तो सोचो अगर इस तरह से आपने 2-3 प्रश्नों के उत्तर छोड़ दिए, तो आप फेल होने की कैटेगरी के नज़दीक आ जाओगे। ठीक है? तो अभी हम लोग जो आपको पूरक पठन किस तरह से आता है परीक्षा में, हम इसकी शुरुआत करते हैं। ऐसे तो पूरक पठन बहुत सरल है क्योंकि इसमें कहानियाँ होती हैं, जो पाठ भी होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपका सिलेबस हो चुका है, डिनर पाठ आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि ये भी एक कहानी है, भाषा का प्रश्न इसमें भाषा के प्रश्नों को उठाया गया है, कहानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझना आपके लिए बहुत आसान है। और फिर गज़लें, बहुत ही प्यारी कविता है, गज़ल के माध्यम से कवि ने आपको जो बताया है, बटोहिया ये भी कविता बहुत सुंदर है। और बातचीत और दुःख, बातचीत में एक साक्षात्कार दिखाया गया है, किस तरह से बातचीत होती है। और अगला जो था दुःख, ये भी एक अच्छी-सी छोटी-सी कहानी है, इसमें दुःख का परिचय लेखक ने आपको दिया है। तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों कि प्रश्न क्रमांक 3 जो 8 नंबर के लिए आता है पूरक पठन, जिसको हम विभाग 3 बोलते हैं। जब कभी भी आप बोर्ड की परीक्षा में आप विभाग को डिवाइड करते हो, यानी पहला विभाग जो गद्य विभाग होता है, दूसरा विभाग पद्य होता है और तीसरा विभाग होता है पूरक पठन। तो जब आप लिखते हो तो बोर्ड की परीक्षा में हमेशा कॉपी के ऊपर आपके आंसर शीट के ऊपर जब आप विभाग 3 शुरू करते हो, कोई भी विभाग शुरू करो आप, उसके ऊपर आप मेंशन करो विभाग 3 पूरक पठन। बड़े हेडलाइन में ऊपर जो ऊपर की मार्जिन होती है वहाँ पर आप लिखो, ताकि पेपर चेक जो करने वाला है उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि यहाँ से आपने प्रश्न क्रमांक 3 की शुरुआत कर दी है। और प्रश्न क्रमांक सही तरीके से आपको डालना है। प्रश्न क्रमांक 3 का अ लिख रहे हो, तो प्रश्न क्रमांक 3 का अ डालो। प्रश्न क्रमांक 3 का आ लिख रहे हो, तो प्रश्न क्रमांक 3 का आ डालो। प्रश्न क्रमांक डालना बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके जो पेपर चेक करता है उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है कि आपने किसका उत्तर किसमें लिखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैंने पहले कहा कि प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको पैराग्राफ लिखने हैं, आपको सीधे उत्तर लिखना है। तो सीधे जब आपको उत्तर लिखना है, तो प्रश्न क्रमांक 3 के अ का पहला, यानी जब पहले का उत्तर लिख रहे हो तो आपको इस तरह से नंबर को मेंशन करना होगा, ताकि पेपर चेक करने वाला उसको दिक्कत ना हो। और मैंने जैसे आपको पहले बोला कि आपका प्रेज़ेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि पेपर चेक करने वाला आपको आसानी से नंबर दे दे। अगर आप उसमें कट-पिट करोगे या एक प्रश्न का अ इधर लिख दिया, आ कहीं और लिख दिया, ई लास्ट में याद आया तो वहाँ लिख दिया, तो ये जो इंप्रेशन आपका है, वो जो पेपर चेक करने वाला है उसके ऊपर बहुत गलत पड़ेगा। और आपको जो अच्छे नंबर मिलने वाले भी होंगे, शायद नंबर तो आप सही लिखोगे तो आपके नंबर कहीं जाने वाले नहीं, लेकिन एक तरह से जब पेपर चेक होता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हमें लगता है कि ये बच्चा हमें सिर्फ़ घुमा रहा है, इसे कुछ आता नहीं है, ये सिर्फ़ घुमा रहा है। तो कोशिश ये करो कि जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता है पहले शुरुआत उससे करो और जो आपको नहीं आता है उसे लास्ट में करो, सोच समझ के करो, छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ध्यान में रखो। जैसे ये पूरक पठन है, 8 नंबर के लिए है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि इसके लिए आपको मात्र और मात्र 10 मिनट का ही समय मिलने वाला है। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पैराग्राफ को सोच समझ करके एक बार में ही पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया आपने पैराग्राफ समझ करके, उसके बाद उसके उत्तर को लिखिए। और पूरक पठन मैंने आपको पहले बताया कि इसके पैराग्राफ में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर सामने-सामने मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी और दिक्कत नहीं होती है। तो जैसा आपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें प्रश्न क्रमांक 3 का अ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए। कृतियाँ करना मतलब उसके प्रश्नों के उत्तर को लिखना। अब हम कृतियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने-सामने उत्तर होते हैं और एक-एक नंबर का होता है। बच्चे इसको अपना पूरा एफर्ट देते हैं इसके अंदर। तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। जैसा कि अभी इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये पैराग्राफ बातचीत लेसन में से लिया गया है। बातचीत जो पूरक पठन है, उसमें से लिया गया है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल और शिवानी जी की जो बातचीत चल रही थी, साक्षात्कार जो हुआ था, जो इंटरव्यू हुआ था, उसके ऊपर ये पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में
पढ़ने के बाद में आप देख रहे होंगे कि इस पैराग्राफ के बाद इसमें जो है 2 कृतियाँ पूछी गई हैं 2-2 नंबर के लिए। उचित जोड़ियाँ मिलाइए और दूसरी कृतियाँ है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। जिसमें 4 आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसके 1 या 2 शब्द में ही आपको उत्तर लिखने हैं। आपको बड़े जब आपको परीक्षा में 1 या 2 शब्द में कहा जाए उत्तर लिखने के लिए, तो बच्चों ध्यान में रखो कि उसका उत्तर 1 या 2 शब्द में ही हो, 1 वाक्य में नहीं लिखना है आपको। क्योंकि शब्दों में पूछा गया है, उत्तर शब्दों में लिखिए, आधे-आधे नंबर के लिए डिवाइड किया गया है, तो आपको 1 शब्द में उत्तर लिखोगे तो आधे नंबर मिलेंगे। उसे वाक्य में मत लिखिए, 1 वाक्य में उत्तर लिखो, यानी 1 सेंटेंस आपको लिखना है पूरा। 1 शब्द में उत्तर लिखना है यानी आपको सिर्फ़ 1 वर्ड लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। तो जैसे मुझे जोड़ियाँ मिलाओ, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं जोड़ियाँ मिलाने के लिए पेन से जैसे है, तो की जोड़ी यहाँ पर पेन से खींच करके लाइन खींच करके जोड़ी मिला देते हैं। ये गलत तरीका है। जोड़ियाँ मिलाने का मतलब होता है कि जैसे नटखट है, तो नटखट के सामने ही उसका उत्तर आना चाहिए पहली रचना। तो नटखट के ठीक सामने आप लिखोगे ब विभाग में पहली रचना। आप ऐसे नहीं करोगे कि नटखट को लाइन से मिला दिया, जैसे बच्चे छोटी क्लासों में करते हैं। मैंने देखा है तीसरी-चौथी के बच्चे करते हैं और जब 8वीं से बच्चे पढ़ कर के 9th में आते हैं, तो 9वीं के बच्चे भी यही गलती करते हैं। तो ये गलती आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करनी है। आपको एरो लगा कर के जोड़ी नहीं मिलानी है। आपको कोई निर्देशांक नहीं देना है। आपको उत्तर जोड़ियाँ मिलाओ में प्रश्न के उत्तर सामने-सामने लिखने हैं। जैसे नटखट है, तो ठीक उसके सामने शांति निकेतन लिखा हुआ है, शांति निकेतन वहाँ नहीं आएगा, वहाँ आएगा पहली रचना, तो आपको वहाँ पहली रचना लिखनी है। ठीक है बच्चों? तो जोड़ियाँ मिलाओ के लिए ये एक नियम है और फिर जो दूसरा है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखो। अब यहाँ ज़रूरत नहीं है कि आप इसे प्रश्न को लिखो। आप सीधे प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे का अ, इस तरह से आप नंबर डाल दो। नंबर डालने के बाद में आप जो है इस प्रश्नों के उत्तर एक-एक शब्द में बोले गए, 1 या 2 शब्द में आप इसे लिख दो। हर एक के लिए आधे नंबर है। अगर आपने 2 लिखा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आपने चारों लिखे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 3 लिखा तो 1.5 नंबर मिल जाएगा। 1 या 2 शब्द के उत्तर हैं, अगर आपके शब्द एकदम बराबर हैं, आपने सही उत्तर लिखा है, फुल में फुल मार्क्स मिलता है। कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है। उसके बाद में जो अगली कविता है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश जैसे जो 2 हम लोग पूरक पठन में कविताएँ देखे हैं, तो पद्यांश दिया हुआ है और उस पद्यांश को पढ़ कर के इसके अंदर भी हमें वही करना है कि इसमें भी 2 कृतियाँ दी होंगी और उन कृतियों के उत्तर हमको देने हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, वाक्य पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। आप देखो यहाँ पे वाक्य पूर्ण करने का मतलब है कि ये अधूरा वाक्य है। आप लोग इस बात को समझते नहीं हो कि वाक्य पूर्ण करिए मतलब होता क्या है। अ, आप भी इंग्लिश में भी आप करते हो। तो आप क्या करना है आपको कि ये वाक्य यानी आपको पैराग्राफ में घर वही होता है, ये लाइन आपको ढूँढनी है और फिर इस लाइन के आगे, इसके पहले का कुछ भी लिखना नहीं है आपको। घर वही होता है, उसके आगे जो दिया हुआ है, उसे आपको लिखना है और कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक पूर्ण विराम ना लगा हुआ हो, तब वो वाक्य पूरा होता है। ऐसा नहीं कि उसके आगे का सिर्फ़ 1-2 शब्द आपने डाल दिया, 3 शब्द आपने डाल दिया और आपको लग रहा है कि बस ये वाक्य पूरा हो गया। वाक्य कब पूरा होता है? जब वहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ होता है। तो उसके आगे का आपको एक वाक्य तब तक लिखना है, जब तक कि पूर्ण विराम आपको मिल ना जाए। ठीक है? एक ही इस तरह से आपको चारों जो है वाक्य वो जो है पूरे करने हैं। यानी उसके आगे का वाक्य सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको। तो ये तो बहुत सरल है। आपको सीधे-सीधे एक कविता पढ़ोगे और उस कविता में आपको वाक्य मिल जाएँगे जल्दी से, बस उसके आगे की लाइनें आपको लिखनी है। अब मनुष्य तभी मनुष्य है जो दूसरा है इसके अंदर, जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब देखो मैंने कहा कभी-कभी ऐसा होता है कि उस कविता के आधार पे या पाठ के आधार पर इसके अंदर स्वमत वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है, ये स्वमत तो नहीं है, लेकिन इस कविता से आधारित ही प्रश्न है। लेकिन इसपे आपको अपने ही विचार लिखने हैं। कविता में से ही आपको ढूँढना है, कविता में से ही आपको समझना है, लेकिन विचार आपको अपने लिखने हैं, शब्दों का प्रयोग आपको अपना करना है। आप कविता के उत्तर कविता के रूप में तो नहीं लिखते हो ना, आपके टीचरों ने आपको बताया होगा कि कविता का उत्तर भी हम गद्य रूप में लिखते हैं। पढ़ते हम कविता की तरह है उसको, लेकिन जब हम लिखते हैं, तब हम उसे सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। गद्य में जिस तरह से उत्तर लिखते हैं हम गद्य विभाग में, उसी तरह से हम उसके उत्तर लिखते हैं। जैसे ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो इसके उत्तर को भी आप कविता से ही आपको सोच समझ करके बना करके उसके भावार्थ को अपने मन में फिर आपको इसका उत्तर लिखना है।
ये मनुष्य तब तक ही मनुष्य है जब तक वो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है? तो ये कवि ने कविता के आधार पर एक लाइन पूछी है और फिर कवि ने मतलब प्रश्न आपसे पूछा है कि इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आप सहमत हो, नहीं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सहमत हो। आप लिख सकते हो कि इस विचार से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो आप क्यों सहमत नहीं हो? क्योंकि 2 नंबर के लिए प्रश्न है। तो आप सहमत नहीं हो अगर आपने लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और फिर आपको उसका कारण लिखना है कि आप क्यों सहमत नहीं हो। अगर कुछ बच्चे लिखते हैं कि मैं सहमत हूँ, तो सहमत हूँ पे 1 नंबर मिल जाएगा और फिर आप क्यों सहमत हो उसके बारे में आपको 1 लाइन लिख 2 लाइन लिखनी पड़ेगी कि आखिर आप इस विचार से क्यों सहमत हो? जब भी आप किसी विचार से आप पूरी तरह सहमत होते हो तो कुछ ना कुछ कारण होता है उसके पीछे। आप असहमत होते हो तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो वो कारण आपको बताना है। ये पूरा पठन आपका जो है, ये पूरा 8 नंबर के लिए इसमें नंबर लेना आपको बहुत ही आसान है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ़ 10 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा समय है। एक्चुअली हम जब कभी बोर्ड एग्ज़ाम में हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो 1 नंबर का प्रश्न होता है तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लेते हैं। लेकिन पैराग्राफ पढ़ने होते हैं तो हम पैराग्राफ पढ़ने के लिए 2 मिनट का समय देते हैं। सारे प्रश्नों का जो एक पूरा निचोड़ है कि 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे के पेपर में हर एक विभाग के लिए टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये होना चाहिए, इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का उतने टाइम में हो। अक्सर आप लोग क्या करते हो जब भी आप प्रश्न लिखने की शुरुआत करते हो तो पहला प्रश्न आप इतना ज़्यादा अच्छी तरह से लिखते हो और इतना बड़ा लिखते हो कि आपका उसके अंदर ही पौना घंटा, 1 घंटा चला जाता है। और उसके बाद आपके पास समय जो है आगे के लिए कम पड़ जाता है और ये जो समय कम पड़ता है वो आगे जाकर के आपके उपायोजित लेखन पर उसका असर होता है और चूँकि उपायोजित लेखन में सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं और उपायोजित लेखन एक ऐसा विभाग है जहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह से सारे उत्तर, सारे चीज़ों को लिख सकते हो और नंबर हासिल कर सकते हो। तो उस विभाग को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। तो इसलिए टाइम को उस तरह से आप एडजस्ट करिए ताकि आपका वो हो जाए। तो एक बार गया होगा बच्चों कि ये पूरक पठन जो है 4 एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 8 नंबर के लिए होता है, 2 पैराग्राफ आते हैं, एक कविता में से आएगा, एक पाठ में से आएगा। पूरक पठन के जो पाठ और कविताएँ आपको अनुक्रमणिका में दी हुई हैं, उसमें से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है इसके अंदर। तो आपको उसी पाठ और उसी कविता को पढ़ना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अनुक्रमणिका दिखाई है, आपको इसी को पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है, कहीं कुछ बाहर से आने वाला नहीं है इसके अंदर। अपठित पद्यांश सिर्फ़ एक ही आता है, गद्यांश एक ही आता है, पहले वाले प्रश्न में। पूरक पठन में ऐसा कुछ नहीं है और आप अपनी तार्किक क्षमता का, अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करके इसके उत्तर को लिख सकते हो। इसके उत्तरों को ढूँढने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। आप ईज़िली आराम से इसके प्रश्नों के उत्तर को आप ढूँढ सकते हो। सामने-सामने उत्तर होते हैं, तो ढूँढ कर आपको लिखना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जब भी आप लिखो अगर आपको एक शब्द में उत्तर पूछा गया है, तो आपको उसके उत्तर को एक शब्द में ही लिखना है। 1 शब्द या 2 शब्द अगर बोला है, तो 1 शब्द या 2 शब्द में ही लिखना है। अगर आपको वाक्य में बोला है, तो आपको वाक्य में लिखना है। क्योंकि आप शब्द और वाक्यों में गलती करते हो। कई बार एक वाक्य में पूछते हैं और आप उसका उत्तर एक शब्द में लिखते हो, वो भी गलत है। तो आपको ये इस तरह से नहीं करना है। एक शब्द का मतलब होता है एक शब्द। जब वाक्य पूर्ण करो बोल दिया आपको, तो आपको वाक्य को पूर्ण करना है मतलब सेंटेंस कंप्लीट करना है। वो आधा सेंटेंस है, उसके आगे का हिस्सा आपको लिखना है। आपको पीछे नहीं जाना है। बच्चे क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। उनको लगता है ये बीच में है, इसके पहले का भी एक लाइन लिख दो, आगे का भी एक लाइन लिख दो, ऐसा नहीं करना है। और कई बार अब ऐसा भी होता है कि आपको भी प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो आप पैराग्राफ से ढूँढते हो और आपको नहीं मिलता है। तो जहाँ आपको लगता है कि ये शब्द यहाँ मैच कर रहा है, ये शब्द मिल रहा है, तो आप सोचते हो कि पता नहीं सही है, गलत है, तो ऊपर की एक लाइन लिख दिया, बीच की एक लाइन लिख दिया, नीचे की एक लाइन लिख दिया और आपको लगता है कि बस इसमें हमको नंबर मिल जाएँगे। ठीक है? वो एक तरीका हम उन बच्चों को बताते हैं, जिन बच्चों को प्रश्न को समझने में और उत्तर को ढूँढने में तकलीफ होती है। हम उन्हें कहते हैं कि शब्द को पकड़ो और उसके उत्तर को लिखो। लेकिन जो अच्छे बच्चे जो कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो बराबर से प्रश्नों के उत्तर को सटीक लिखेंगे और जो पूछा गया है, वही लिखेंगे। तो वाक्य पूर्ण करो, इसके अंदर आपको वाक्य को पूर्ण करना है और वाक्य वहाँ तक लेकर जाना है, जहाँ पर वाक्य खत्म ना हो, यानी फुल स्टॉप लगा हुआ ना हो। उस वाक्य को लिखना है आपको, तभी आपको उसके नंबर मिलेंगे। और अगर इसके अंदर स्वमत तो नहीं, बस स्वमत जैसा प्रश्न पूछा जाता है,
यानी आप जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है कि आप सहमत हो या नहीं हो। तो सहमत हो या नहीं हो, जब आपको इस तरह से पूछा जाता है कि आप किसी विचार से कहाँ तक सहमत हो, भले उसने क्यों नहीं पूछा है, फिर भी आपको मान लेना है कि अगर मैं सहमत हूँ, मैंने लिख दिया, तो फिर मुझे उसका कारण भी लिखना है कि मैं क्यों सहमत हूँ। अगर आपको जो प्रश्न संचिका मिलेगी, यानी क्वेश्चन पेपर सेट जो आपको मिलेगा, उसमें 5 पेपर जो है आपको दिखाई देंगे हर एक विषय के। तो वो 5 पेपर प्लस जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुई है, वो बोर्ड एग्ज़ाम और जो अभी रिपीटर बच्चों की एग्ज़ाम हुई है, यानी ऐसे कुल मिलाकर के आपको 7 पेपर मिल जाएँगे प्रैक्टिस करने के लिए। उन सातों पेपर में जो पूरक पठन है उसको आप सॉल्व करो। अगर उसे आप सॉल्व कर लोगे, यानी 7 पेपर में से अगर आपने पूरक पठन सॉल्व कर दिया, तो डेफिनिटली अभी जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होगी, उसके अंदर आपको पूरक पठन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। के 7 एग्ज़ाम का मिला करके आपने सारे पूरक पठन की तैयारी कर ली है। हर एक प्रश्न के लिए आपको प्रश्न संचिका सॉल्व करनी है। आपके टीचर्स सिलेबस कंप्लीट होने के बाद शायद पेपर सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। जब आप पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको ये प्रैक्टिस होगी कि हमें किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। और जब आप सही मायने में टाइम को डिसाइड करके, यानी घड़ी लगा करके 3 घंटे का पेपर है, मुझे इसे कम से कम ढाई घंटे में और ज़्यादा से ज़्यादा पौने 3 घंटे में ही खत्म कर देना है। क्योंकि 15 मिनट पेपर का होलोग्राफ स्टिकर, बारकोड स्टिकर या फिर जो भी है, आप सप्लीमेंट लगाते हो, सप्लीमेंट नंबर लिखते हो, आपका सीट नंबर लिखते हो, उन सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो आपको टाइम उस तरह से मैनेज करना है। 5 पेपर है, प्रैक्टिस करते आपको ये आदत हो जाएगी कि मुझे किस तरह से पेपर को लिखना है, ताकि मैं इस पेपर को पूरे पौने 3 घंटे में और ढाई घंटे, कम से कम ढाई घंटे में खत्म कर सकूँ। तो ये प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है, अ, बेहतर तरीके से करनी है। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है, तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। टीचर तो आपसे रोज़ कनेक्टेड ही होंगे, ऑनलाइन क्लास आपकी चलती होगी, उसमें आप पूछ सकते हो। फिलहाल बच्चों, पूरक पठन जो है ये 8 नंबर के लिए ही आता है। तो मेरा आज का टॉपिक इतना ही था। 4 नंबर के लिए 1 पैराग्राफ, 4 नंबर के लिए कविता का पैराग्राफ। जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, उसके उत्तर आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे। आप अनुक्रमणिका में देखोगे, तो आपको अनुक्रमणिका में पूरक पठन ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। हर पाठ के आगे, कविता के आगे जो पूरक पठन है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पूरक पठन। यानी आपको पूरक पठन के लिए वही लेसन की तैयारी करनी है। पूरक पठन को अगर आप छोड़ दो, तो बाकी जो है, वो आपको गद्य विभाग के लिए आएगा और कविताएँ पद्य विभाग के लिए आएँगी। तो ये आपका पूरक पठन का जो है टॉपिक हो गया। मैंने आपको एक पेपर यहाँ पर भेजा है, जिसको मैंने आपको दिखाया कि 2 पैराग्राफ आपके दिए हुए हैं। देखो, अभी आपको बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको अगर बताऊँ, तो भाषा का प्रश्न और बातचीत, ये 2 लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से अक्सर जो है पूरक पठन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ भाषा का प्रश्न और बातचीत ही करोगे, बाकी नहीं करोगे। बाकी भी आपको करना है। और कविता चूँकि 2 ही हैं, तो 2 में से 1 तो पूछी ही जानी है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये भाषा का प्रश्न और बातचीत, ये 2 लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब ये 75% इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर इतने चांसेस हैं कि ये इसमें से ही मोस्टली आता है। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट है तो डिनर, डिनर आता है और फिर दुःख। करना आपको सारा है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस लेसन को, और थोड़ा-सा मुश्किल लेसन भी है ये, बातचीत और भाषा का प्रश्न थोड़ा-सा मुश्किल भी है और बच्चों को पढ़ने में थोड़ी बोरियत भी होती है कि ये क्या साक्षात्कार है, ये क्या पढ़ें हम, भाषा का प्रश्न है, भाषा के प्रश्नों को बताया गया है, किस तरह से भाषा का उपयोग करना है, यानी कुछ चीज़ें आपको बहुत बोरिंग लगती हैं। तो बोरिंग लगने का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि वो सोचते हैं कि छोड़ो, ये तो बोरिंग है, अगर आएगा भी तो हम छोड़ देंगे और 4 नंबर का ही तो है, 4 नंबर छोड़ दिया तो भी क्या बात, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक-एक नंबर को आपको लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना तो आपको आधे नंबर भी नहीं है, तो ये तो 4 नंबर का सवाल है, तो इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी चीज़ें, दुःख जो है, दुःख और डिनर, ये 2 पाठ ऐसे हैं जो कहानी के रूप में हैं। तो इसे अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी और आप उसके उत्तर को बहुत आसानी से लिख सकते हो। लेकिन भाषा का प्रश्न और बातचीत जो है, वो पढ़ने के बाद आपको थोड़ा समझना भी होगा, समझ करके आपको उसके उत्तर लिखने होंगे। तो इस लेसन की प्रैक्टिस आप ज़रा 1-2 बार अगर आप पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये मैंने यहाँ तक करवा दिया है।
आपको अगर कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे आज का टॉपिक सिर्फ पूरक पठन ही दिया था। इसके बाद आपका व्याकरण विभाग आ जाता है, विभाग 4 भाषा अध्ययन, जिसके अंदर व्याकरण के सारे टॉपिक्स आते हैं। पूरक पठन में सिर्फ ये 2 ही पैराग्राफ होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का अ 4 नंबर के लिए, प्रश्न क्रमांक 3 का आ 4 नंबर के लिए, ठीक है? उसके अंदर ही मैंने आपको बता दिया कि आपके अनुक्रमणिका के जो पूरक पठन लिखे हुए होंगे ब्रैकेट में, वही उसमें से ही पूछे जाएंगे, बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर अभी आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। रिलेटेड पूरक पठन से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है मुझसे। हाँ आते हैं, बच्चों। जोड़ियां मिलाओ, एक एक शब्द में उत्तर लिखो, एक वाक्य में उत्तर लिखो, वाक्य पूर्ण करो, सहमत हो या नहीं सहमत हो, इस तरह के ही प्रश्न होते हैं। अलग से ऐसे अलग प्रश्न बनकर इसमें से नहीं आते हैं पूरक पठन में से। टीचर तो प्रश्नों का पूरक पठन नहीं आएगा एग्जाम में। क्या हुआ? एग्जाम में पूरक पठन आएंगे और मुझे समझ में नहीं आया कितना गद्य भी आएगा और पूरक पठन आएगा। पूरक पठन ही आएंगे क्या? मैंने आपको मैंने आपको पूरक पठन मतलब आपका अनुक्रमणिका आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अनुक्रमणिका। आप देखो इसको, संध्या सुंदरी, चीफ की दावत, जानता हूँ, फिर बटोहिया। बटोहिया के आगे ब्रैकेट में पूरक पठन लिखा हुआ है, ध्यान दिया आपने इसको? तो जो हाँ। पूरक पठन ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो विभाग 3 पूरक पठन के लिए आएगा, ठीक है? जहां पर पूरक पठन लिखा हुआ है वो पूरक पठन विभाग 3 पूरक पठन के लिए आएगा। जहां पर पूरक पठन नहीं लिखा हुआ है वो गद्य और पद्य विभाग के लिए आएगा। यानी जो आपको गद्य विभाग का पहला विभाग आपका गद्य विभाग है उसके लिए, और दूसरा जो आपका पद्य विभाग उसके लिए। पूरक पठन एक तीसरा विभाग है जो बोर्ड के एग्जाम में आता है 8 नंबर के लिए, ठीक है? क्लियर हो रहा है आपको? हाँ क्लियर सर हो। आपको ये जो पूरक पठन लिखा हुआ है यही पाठ और यही कविताएं आपको पढ़नी है, उसके लिए पढ़ना तो आपको सारा है, पूरी किताब आपको पढ़नी है, लेकिन उसके पूरक पठन के लिए आपको मैंने बाइफरकेट किया कि ये लेसन उसके अंदर आ सकते हैं और ये कविता उसके अंदर आ सकती है। बाकी आपको सिलेबस तो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? और किसी को क्वेश्चन पूछना है बच्चों और किसी को कुछ डाउट है? इस टॉपिक से संबंधित? इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए। किसी को अगर कुछ डाउट है तो हाँ सचिन पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर मतलब पोएम ज्यादा मतलब कौन सा पोएम पूछे आप? पूरक पठन में से 2 ही पोएम है बेटा, एक गजल और एक बटोहिया, बस 2 ही है। 2 में से कोई एक आएगा, ओके ठीक है? थैंक यू। 2 में से कोई एक आएगा। और किसको क्या पूछना श्वेता, है? श्वेता पूछो बेटा। हेलो मिस, बोलो कारण भी लिखना रहेगा क्या? बेटा। डिपेंड करता है कि वो पैराग्राफ में से किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। अगर कारण पूछा है तो आपको कारण भी लिखना है, जैसा कि अभी इसमें आपको बताया है ना। मैंने कारण क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है कि आप सहमत हो या नहीं हो, जब भी हम लिखेंगे कि हाँ मैं सहमत हूँ, तो आप क्यों सहमत हो इसका कारण तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि कारण आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कारण दूं, तो आप सिर्फ इतना ही लिख कर आओ कि मैं सहमत हूँ या मैं सहमत नहीं हूँ, तो भी आपको आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन छोड़ कर नहीं आना है, किसी प्रश्न को छोड़ कर नहीं आना है। कारण तो आपको अपने मन से ही लिखना है बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कारण देना है, तो आप सिर्फ इतना लिख कर आओ कि मैं सहमत हूँ। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं पूरक पठन में कि क्या आप इस विचार से सहमत हो, तो आपको हाँ या ना लिखना है, फिर उसका कारण लिखना है। जिस तरह से आपको इंग्लिश के पैराग्राफ में पूछा जाता है कि क्या आपको खेलकूद पसंद है, क्यों? जब भी आप मुझे खेलकूद पसंद है, तो उसका कारण तो मुझे लिखना पड़ेगा ना कि मुझे खेलकूद क्यों पसंद है, और अगर मुझे खेलना नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। इसी तरह से अगर आपको इस तरह से प्रश्न आते हैं तो उसमें कारण लिखना जरूरी होता है।
भले आप एक लाइन में कारण लिखो, लेकिन आपको लिखना है उसका कारण। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है? शायद सबको समझ में आया मैडम अच्छे से। हाँ सर, ये टॉपिक बहुत छोटा था, सिर्फ 8 नंबर के हाँ, क्वेश्चन, 2 ही प्रश्न आते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। लीव करूँ मैं मीटिंग फिर सर? हाँ, ओके मैडम।